नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हमारी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त सी हो चुकी है, तो ऐसे समय में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम में वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कलाकर्म में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। तो इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। आप इस समय लखनऊ दूरदर्शन में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप हैं श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी। तो आइए कार्यक्रम में जुड़ते हैं आत्म प्रकाश मिश्र जी से। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारत की प्रतिष्ठित संस्था भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत 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 गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आपके साथ जुड़कर। सर, आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। जी, कोरोना काल तमाम कालों में से एक काल है और हम तो महाकाल के भक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में ये काल हमारा कुछ कर नहीं पाएगा कोरोना काल। इसी आशावादी भावना के साथ हम और हमारा परिवार, हम सभी अपने शुभ चिंतक मित्रों के साथ स्वस्थ हैं, सुख से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगी अपने परिवार के साथ। और इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे आशुतोष जी भी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे इस वक्त। जी शुक्रिया सर। तो सर, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तृप्ति, मेरा जन्म प्रतापगढ़ जिले में हुआ। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला है, छोटा सा। मेरे पिता वहां पर लेक्चरर थे, प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र में वो पढ़ाते थे, कृषि के अध्यापकों को ट्रेनिंग दिया करते थे। अच्छा। तो वहीं मेरा जन्म हुआ और बचपन गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा मैंने शुरुआत में मुझे सरस्वती शिशु मंदिर से मिली और उसके बाद प्रतापगढ़ में 5वीं तक, जिसे वहां शिशु मंदिर में, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा ये बात और सभी दर्शकों के साथ भी, कि वहां क्लास नहीं बल्कि कक्षा होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। जी। तो कक्षा पंचम तक वहां से पढ़ने के बाद फिर राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहते हैं, GIC, वहां से मैंने 10th किया 1981 में। और 1981 के बाद फिर हमारा परिवार, यूं तो हम लखनऊ के ही रहने वाले थे, लेकिन चूंकि पिताजी वहां पर पोस्टेड थे इसलिए हम लोग प्रतापगढ़ में रह रहे थे। 1981 में फिर हम सब वापस लखनऊ आ गए। तो बचपन की जो शिक्षा है ना, वो मेरे दिमाग में अभी तक बिल्कुल ताजा है और शायद शिशु मंदिर के ही संस्कार हैं जिन्होंने उच्चारण, शब्दों का सही उच्चारण करना सिखाया। शब्द हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो या संस्कृत का हो, ये जो संस्कार मिले वो सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य गणों द्वारा दिए गए संस्कार। सर, जहां तक मुझे पता है कि सरस्वती शिशु मंदिर में हिंदी पर और संस्कृत पर बहुत जोर दिया जाता है। वहां चाहे कोई भी काम हो, खेल का, खाने का, हर चीज का एक मंत्र होता है, एक मंत्र से शुरुआत होती है। खेल का मंत्र तो नहीं होता था, लेकिन हाँ, भोजन मंत्र जरूर होता था। शिशु भारती होती थी वहां पर एक संस्था। सरस्वती शिशु मंदिर की सबसे अच्छी चीज ये है कि बच्चों में सांगठनिक क्षमता वो विकसित करने का कार्य बहुत अच्छा होता है वहां पर। वहां बच्चों की एक अपनी, जैसे आप देखते हैं ना विश्वविद्यालयों में छात्र संघ होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा शिशु से कक्षा पंचम तक पढ़ने वाले बच्चों का भी एक संगठन होता है जिसे शिशु भारती कहा जाता है। और शिशु भारती में एक अध्यक्ष होता है,
एक महामंत्री होता है, एक सेनापति होता है और अच्छा। अनेक विभाग होते हैं, उनके मंत्री होते हैं। यानी कि क्या? कारागार मंत्री, अगर किसी को दंड दिया गया है, बच्चे को कारागार में डाला गया है, तो एक हाँ। कारागार मंत्री होता है, एक खेल अच्छा। मंत्री होता है, एक अच्छा। चिकित्सा मंत्री होता है। इस क्या प्रकार बात। से बच्चों में जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है उसको जी। बिल्ड करने के लिए, जी। बच्चों की संगठनात्मक क्षमता को, उसका विकास करने के लिए शिशु भारती संस्था होती है। तो शिशु मंदिर में बहुत अच्छा ये होता है कि प्रातः काल जब वंदना होती थी तो वो सबसे पहले तो हमें कहा जाता था कि घर में सो के उठने के बाद आप सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखेंगे और वही मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे इन हथेलियों में, हमारे इन हाथों में सभी देवी देवताओं का वास है। ये बात हमें बचपन से बताई जाती थी। तो शिशु मंदिर का पहला पाठ ये था कि सो के उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, उसमें निवास करने वाले देवी देवताओं के दर्शन करें, उठें, पहले धरती माँ को प्रणाम करें और उसके बाद अपना कामकाज शुरू करें। बहुत सुंदर। तो ये तो दिनचर्या। और उसके बाद जो प्रार्थना होती थी, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, वो प्रार्थना हुआ करती थी। जी। जब दिन में, जैसे मिशनरी स्कूल्स में रिसेस कहते हैं, तो उसको वहां पर मध्याह्न काल जब होता था तो टाट पट्टियां बिछती थी, उन टाट पट्टियों पर बच्चे अपनी अपनी टिफिन लेकर बैठते थे। और उस समय टिफिन में सोचो क्या होता होगा, टिफिन में उस समय पराठे और अचार, वो मूल रूप से सभी अधिकांश बच्चों के टिफिन में निकलता था। और सब आंख बंद करके पहले मंत्र पढ़ते थे, आचार्य जी पहले मंत्र पढ़वाते थे। मंत्र ये था, वो ऋग्वेद का मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु और शिष्य हम सब मिलकर इस जीवन में साथ साथ आगे बढ़ें। संक्षेप में मैं उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। तो वो मंत्र पढ़ने के बाद हम लोग उसके बाद अपनी आंख खोलते थे और फिर भोजन शुरू करते थे। ये तो गंभीर बात हुई। एक हल्की बात बताऊं, अक्सर ऐसा होता था जब हम लोग मंत्र पढ़ रहे होते थे और हम लोगों की आंखें बंद होती थी, उस समय आसमान में चील कौवे बहुत बन रहा करते थे, तो अक्सर चील डाइव मार के हमारा पराठा लेके उड़ जाती थी। जब तक हम लोग आंख खोलते थे तो लगता था अरे पराठा तो आसमान की तरफ चला गया, तो बचा हुआ मतलब जो भी भोजन है वो ग्रहण करें। और मंत्र लेने बोलने के साथ साथ अचार की खुशबू भी सबकी आती रहती होगी कि हाँ कौन कौन कैसा अचार लाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे दिन थे। और वो देखो वहां पर ना जो सूत्र वाक्य है शिशु मंदिर का, वो है स्वयमेव मृगेंद्रता। एक श्लोक है उसमें, ये श्लोक में कहा गया कि शेर का कभी जंगल में राज्याभिषेक नहीं किया जाता, वो स्वयं सिंह जो है वो जंगल का राजा होता है। क्या बात। तो वहां पढ़ने वाले बच्चों को ये शिक्षा दी जाती थी। और जो लोगो हमारा होता था उसमें अगर आपको याद हो, भरत जो प्राचीन भारत के महान राजा हुए, जिन्होंने बचपन में शेर के मुंह में हाथ डाल के शेर के दांतों को गिना था जी, अगर आपको पता हो तो, वो वही लोगो शिशु मंदिर का है। तो बहुत अच्छी स्मृतियां हैं, बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छे आचार्य थे और बहुत अच्छे संस्कार थे, बहुत अच्छी परवरिश थी। और आज जो कुछ भी बोलने के क्षेत्र में थोड़ा बहुत मैं कर पाया हूं, उसका बहुत बड़ा श्रेय सरस्वती शिशु मंदिर की मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा को। जी सर, बहुत सुंदर शुरुआत आपकी हुई, बचपन की हुई, हमें बहुत अच्छा लगा जानकर, बहुत सारी नई जानकारियां हमको भी मिली। तो सर अब हम जानना चाहेंगे, जब आप लोग लखनऊ आ गए तो वहां किस तरह से, कहाँ पढ़े, क्या विषय रहे आपके, कुछ उसके बारे में बताएं। वो भी बड़ा मतलब देखो, हर जिंदगी अपने आप में एक मुकम्मल कहानी होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। हर जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि अगर उस पर एक कहानी लिखा जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे पेश किया जाए तो लोगों को सुनने में बहुत मजा आएगा। मेरी पढ़ाई शिशु मंदिर की हुई। शिशु मंदिर में तो वैसे अंग्रेजी का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेजी बोलते नहीं थे हम लोग, मतलब हम लोग हिंदी का भाषा का ही प्रयोग करते थे। उसके बाद मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज में मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। 11वीं में लखनऊ आने के बाद मेरा एडमिशन कराया गया लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में। अच्छा। और मैंने कॉमर्स ली थी 11वीं 12वीं में यूपी बोर्ड से। तो अब वहां आने के बाद माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। वहां टीचर्स सब वही थे, मिस्टर फेलोज,
मिस्टर फ्रांसिस वगैरह वगैरह, एसपी टिवारसन साहब उसमें प्रिंसिपल होते थे। तो टीचर सब अंग्रेजी में बातचीत होती थी, पढ़ाई होती थी, तो मेरी समझ में नहीं आता था, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन होता था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं वो हाफ ईयरली पे मैं फेल हो गया। अच्छा। तो रिपोर्ट कार्ड लेके जब मैं घर गया तो देखा रिपोर्ट कार्ड मेरे माँ बाप ने, और मेरे खानदान में, मतलब परिवार में ये रिकॉर्ड फेल होने का मैंने पहली बार बनाया था। तो बहुत दुख भी था और मैं रोने लगा। तो मुझे पूछा गया, भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, जो सर पढ़ाते हैं वो अंग्रेजी में बातें होती हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो मेरे माँ बाप को समझ में आया कि ये समस्या क्या है। तो फिर वो मुझे एक टीचर थे, वही मिस्टर फेलोज, उनके पास ले गए। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया करते थे। फेलोज साहब ने फिर 6 महीने मुझे पढ़ाई अच्छे से कराई, और फिर फाइनल एग्जाम में मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में आया। क्या बात। और लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे कमर्शियल मैथ्स लेनी थी, वो सब्जेक्ट बड़ा स्कोरिंग था, और वो क्रिश्चियन कॉलेज में नहीं था, वहां पर बैंकिंग थी। तो फिर मेरा स्कूल बदला, मैं जुबली कॉलेज में आया, और 12वीं मैंने जुबली कॉलेज से की, और वहां मेरे 71.5% मार्क्स 12वीं में आए। और फिर विश्वविद्यालय में बीकॉम से मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। जी सर, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वो आपने अमल कर दिखाया। तो सर, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे, तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो से फिर कैसे जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ना हुआ? इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मैंने एमकॉम किया था 1987 में। उसके पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। लेकिन डिबेट जो है वो वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, इन सब में मेरी रुचि बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो उस जमाने में जितने भी ऑल इंडिया फेस्टिवल्स हुआ करते थे, जैसे आईआईटी कानपुर में जो अभी आजकल उसे फेस्टिवल होता है उसको अंतराग्नि कहते हैं, उसे उस समय कलफेस्ट कहते थे। तो वहां हम लोग जाते थे, हमारी टीम थी महफिल नाम से, हम लोग वहां पार्टिसिपेट करते थे। अब थॉमसो होता था रुड़की विश्वविद्यालय में, आईआईटी रुड़की में थॉमसो नाम से 5 दिन 4 दिन का कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें म्यूजिक का, ड्रामा, डिबेट, हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा आर्ट, कोलाज, कार्टून, स्केचिंग, बड़ा वृहत, मतलब 3-4 दिन लगता था, हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। और भारतवर्ष के जितने विश्वविद्यालय हैं बड़े, लगभग 100 से 150, जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, और पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे आते थे। तो बोलने का मुझे बहुत शौक था और क्रिएटिविटी का बहुत शौक था। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में यूं ही शौकिया, मैं कैजुअल अनाउंसर हो गया था, फिर कैजुअल न्यूज रीडर रहा, मैंने कुछ समय तक समाचार पढ़े। उसके बाद फिर एमकॉम में कर रहा था, उसी के साथ मेरा सिलेक्शन 2-3 जगह हो गया। भारतीय वायुसेना में हुआ मेरा सिलेक्शन, इंडियन एयरफोर्स में, जिसको आजकल एएफ कैट कहते हैं, एयरफोर्स कैट, उसको हमारे वक्त कहते थे जीटीओसी, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर। तो उसमें मेरा सिलेक्शन जी उसमें हुआ 1988 में। साथ में ऑल इंडिया रेडियो में मैं सिलेक्ट हुआ ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के पद पर। ऑल इंडिया एग्जाम हुआ था कमीशन से, वो एग्जाम दिया था। तो कानकुब्ज डिग्री कॉलेज में भी शिक्षक के पद पर चयनित हुआ था। 3-4 जगह सिलेक्शन हुआ, लेकिन चूंकि बोलने का बहुत शौक था, तो वो शौक मुझे ऑल इंडिया रेडियो के जब स्टूडियो में हम घुसते थे, तो जो वहां की एक अजीब सी खुशबू फीलिंग आती थी, वो अपनी तरफ खींचती थी। जी जी। और उसका एक अपना ही चार्म बस है। उसने मुझे खींच लिया। जी जी। खींच लिया उसने मुझे अपनी तरफ। आप ये काफी समय पहले की बात बता रहे हैं, तो जिस वक्त आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े, तो उस वक्त कैसा माहौल था वहां पर? माहौल बहुत अच्छा था, ऑल इंडिया रेडियो का माहौल हमेशा से बहुत अच्छा रहा। और ये वो समय था, बहुत ऐसा लगता है जैसे बात पुरानी हो, पुरानी है ऑब्वियसली, 30-35 साल पुरानी बात है। लेकिन उस वक्त तृप्ति, मैं आपको बताऊं कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम मेधावी बच्चे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। जो यूथ प्रोग्राम होता था, आज भी होता है ऑल इंडिया रेडियो में, उसको युववाणी कहते हैं। युववाणी कार्यक्रम, और अंग्रेजी में भी होता है यूथ मैग हुआ करता था, और हिंदी में युववाणी। दूरदर्शन में युव दर्शन कार्यक्रम हुआ करता था, उसमें सामयिक विषयों पर डिबेट हुआ करती थी, डिस्कशंस हुआ करते थे, क्विज हुआ करती थी। तो
तमाम बच्चे जो बाद में आईएएस बने, आज कई के मैं नाम ले सकता हूं, जो तमाम राज्यों में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, पुलिस अपर महानिदेशक हैं, जो आईएएस बने, आईपीएस बने, इंडियन फॉरेन सर्विस में गए। अनवर हलीम हैं, अनवर हलीम मेरे डिबेटिंग के पार्टनर थे। वो आजकल एक देश में भारत के राजदूत हैं, वो एम्बेसडर हैं जी, मोरक्को में एम्बेसडर रहे वो अनवर हलीम। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं और डिबेट में मेरे पार्टनर थे। यहीं की एक सुमिता मिश्रा थी जो अंग्रेजी डिबेट में थी, वो आजकल हरियाणा कैडर की बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये सारे लोग मैं इनका संदर्भ इसलिए ला रहा हूं, ये सभी लोग दूरदर्शन और आकाशवाणी में यूथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया करते थे। कुछ तो उस प्रोग्राम के कॉम्पियर भी हुआ करते थे, यानी कि महीने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन आकर ये कार्यक्रम पेश करते थे, बदले में उनको कुछ पॉकेट मनी मिलती थी। तो इस तरह से उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उनकी हुआ करती थी, क्रिएटिविटी उनकी सेटिस्फाई होती थी और कुछ पॉकेट मनी भी पास में आती थी। तो रेडियो, टीवी, आकाशवाणी, दूरदर्शन के को ये भी कहते थे उस समय कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो डिक्शन सीखने के लिए, भाषा का संस्कार सीखने के लिए आपको दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचारों को नियमित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि भाषा का संस्कार आपको वहीं से मिलता है। बहुत सही बात कही। रेडियो टीवी की वो गौरवशाली परंपरा है। जी जी। तो सर, आकाशवाणी से दूरदर्शन की तरफ कैसे रुख किया, कैसे क्या बदला? तृप्ति, मैं 11 साल आकाशवाणी में रहा। 1988 1988 से लेकर 1999 तक रहा जी। ज्वाइन करने के अगले, मेरी उम्र बहुत कम थी, 21 साल के आसपास रही होगी। अच्छा, 21 साल। एक साल के अंदर मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उस डॉक्यूमेंट्री में नरेशन मेरा था, वॉइस ओवर मेरा था। उसका नाम था गांव की ओर। डॉक्यूमेंट्री वो रूरल डेवलपमेंट पर थी। अच्छा। उसका नाम था गांव की ओर, और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे हमारे सीनियर श्री के श्रीवास्तव, उन्होंने उसे बनाया था और मैंने उसमें वॉइस ओवर किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। उसके बाद एक कार्यक्रम होता था उस समय, आज सुबह जो है, जैसे आप आरजे वगैरह आजकल देखते हैं तमाम प्राइवेट एफएम चैनल्स पर, तो ये सब कह सकते हैं आरजेइंग जो है वो हम लोग भी किया करते थे। प्राइमरी चैनल पर आज सुबह कार्यक्रम सुबह आता था 7:30 से 8, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो हुआ करता था, जिसमें शुरुआत हम करते थे कुछ अखबारों की सुर्खियां पढ़कर पहले हम सुनाते थे कि आज अखबारों की ताजा खबर क्या है। उसके बाद हम किसी एक मुद्दे पर, किसी टॉपिकल इशू पर किसी व्यक्ति के साथ बात करते थे, या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा कलाकार अगर उसने लखनऊ विजिट किया है तो हम उससे बातचीत करते थे, और उसके बाद हम पसंद के कुछ गाने वगैरह सुनाते थे। तो एक पूरा एक कंपोजिट कंप्लीट शो होता था आज सुबह। वो मैंने करीब 3-4 सालों तक किया, प्रेजेंट किया। उसके बाद जो आप आजकल सुनते हैं ना फोन इन शोज। जी सर मुझे पता चला, अभी मैं आने वाली थी इसी बात पे, कि जो पहला फोन इन कार्यक्रम था हेलो मेरी पसंद, जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं, तो उसके पहले प्रेजेंटर आप रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, उसकी शुरुआत मैंने की थी। उस समय यहाँ पर डायरेक्टर थे डॉक्टर एसके ग्रोवर, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के डायरेक्टर थे, जो बाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन होकर रिटायर हुए। तो उनका मुझ पर बड़ा भरोसा था, और हम 3-4 मित्र थे जो खूब बोलते थे रेडियो पर, लोकप्रिय भी थे। तो डॉक्टर ग्रोवर ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। उन्होंने कहा कि ये फोन इन, नया फोन इन कंसोल आया था, हेलो मेरी पसंद। तो हम एक फोन नंबर बताते थे और वो फोन नंबर पर टाइम देते थे कि आप इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे के बीच फोन करें और अपनी पसंद के गाने हमसे आप बताइए। वो बातचीत हम रिकॉर्ड कर लिया करते थे, बाद में वो बातचीत और उसमें गाने एडिट करके हम लोग टेलीकास्ट करते थे। तो हेलो मेरी पसंद का ये शो 1998 में, 1998 में जो पहला शो जिसका ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो मुझे करने का मौका मिला था। क्या बात सर, ऐसे ही आकाशवाणी से जुड़ा हुआ कोई और प्रोग्राम आपका बहुत यादगार हो, आपको जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हो? नहीं, मैं कमेंटेटर बना, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही। 1995-96 की बात है। उस समय दिल्ली आकाशवाणी से ये सर्कुलर आया, देश के सभी आकाशवाणी केंद्रों को भेजा गया कि जो लोग
रनिंग कमेंट्री करना चाहते हो वो अपनी अपनी कमेंट्री का आधे घंटे का पीस रिकॉर्ड करके भेजें। जी मैंने अपना पीस रिकॉर्ड करके भेजा, तो उसके बाद दिल्ली में ज्यूरी बैठी, जजमेंट हुआ, और जितने भी एंट्रीज आई थी तो जी 3 सर लोगों को नेशनल कमेंटेटर घोषित किया गया। ये जी बात 1996 की है और मैं जी भी उसमें था, मेरा नाम भी आया, और फिर मुझे तमाम कमेंट्रीज करने का मौका मिला। अब आप ये सोचेंगे कि कमेंट्रीज किस तरह की, तो कमेंट्री केवल क्रिकेट की ही नहीं होती या जी हॉकी की ही नहीं होती, एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री कहते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल कुंभ, जी आपने सर, सुना मुझे है ऐसा कुंभ पता के चला बारे में? चारों कुंभ की आपने कमेंट्री की है, कृष्ण जन्माष्टमी की आपने कमेंट्री की है, तो जी। बताएं उसके बारे में। हाँ, चारों कुंभ की है, नासिक, जी उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। इन जी चारों कुंभ की कमेंट्री मैं कर चुका हूँ। जी प्रयाग का तो बल्कि मैंने 4-5 बार कर दिया। शुरुआत अच्छा 1989 से हुई, जी 1989 में किया, फिर सन 2000 में किया, 2012 में किया, जी अर्ध कुंभ में भी किया, जी जी नासिक में किया, उज्जैन में 2 बार कर चुका हूँ, हरिद्वार जी में 2 बार कर चुका हूँ। जी इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का जो अयोध्या मथुरा में जो कार्यक्रम होता है रात में जी 11:30 बजे से, कृष्ण जन्म परिसर जी मथुरा से रात में जी 11:30 बजे से 1 घंटे हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव डीडी नेशनल पे दिखाते हैं। तो अच्छा, उसकी कमेंट्री करते मुझे 21-22 साल हो गए, क्या लगातार बात। कर रहा हूँ जी 21-22 जी सालों से। 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड की कमेंट्री मैं कर चुका हूँ दिल्ली से, जी रेडियो के लिए। जी इसके अलावा जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, जी उसकी कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी कर चुका हूँ और दूरदर्शन के लिए भी कर चुका हूँ। क्या बात। इसके अलावा तमाम मौके ऐसे आए जब कोई किसी डिग्निटरी का देहांत हुआ मान लीजिए, जी तो उसकी कमेंट्री भी होती है। हम्म और इसके अलावा देहरा जब उत्तरांचल बना था, जी उत्तराखंड बना था, तो उसकी कमेंट्री भी मैंने की थी उस समय देहरादून से लाइव, जो डीडी जी नेशनल पे दिखाई गई। जी तो ये सब चल रहा सर, है, दूरदर्शन में जिंदगी भी चल रही आपने बहुत तरह के नवीन प्रयोग किए, तो जो आपके एक 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 भी कार्यक्रम है, एक एक कार्यक्रम अपनी अलग खासियत के साथ है, तो उन कार्यक्रमों के बारे में बताएं, कैसे रूपरेखा बनाई जाती है, कैसे तैयारी की गई। है। जब रेडियो से टीवी आया तो उस वक्त ये था कि भाई एक बेसिक्स तो पता थे ही ब्रॉडकास्टिंग के, जी बस ये जरूर है कि रेडियो में आप जब बोलते हैं तो आप शब्द चित्र बनाते हैं। जी रेडियो में जिसको आप बता रहे होते हैं इवेंट, उस जी व्यक्ति को यानी कि आपके श्रोता जो है उसको वो इवेंट दिख नहीं रहा होता, तो जी आप शब्द चित्र बना सकते हैं। आप जो बताएंगे श्रोता वही देखेगा, लेकिन हम्म दूरदर्शन में ऐसा होता है कि वो देख रहा होता है दर्शक, तो जी आप कुछ भी नहीं बोल सकते। जी तो जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, हम्म आपको उसके अलावा एड ऑन करना होता है, जी यानी कि जो दिख रहा है वो आपको दिखाई ही पड़ रहा है। मैं कमेंट्री की बात कर रहा हूँ, हम्म अब उसके बाद आप एड ऑन करिए उस विषय पर। ये तो कमेंट्री की बात हुई। जहां तक कार्यक्रमों का ताल्लुक है तो बहुत से कार्यक्रम मैंने बनाए। जो मुझे पहला मैं बड़ी सीरीज मैंने बनाई थी, उसका नाम था अवाम की आवाज। जी अवाम की आवाज मैंने 2005 में ये सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें मैं, ये साप्ताहिक कार्यक्रम था, लाइव शो था, और इस लाइव शो में मैं किसी मंत्री महोदय को, विभाग के मंत्री को या सीनियर ऑफिसर को बुलाता था और हम्म, लोगों के फोन आते थे, सीधे उनकी समस्याओं का समाधान होता था। क्या उसका बड़ा संतोष मुझे है, क्योंकि मैं बहुत से पूरे प्रदेश के बहुत से लोगों के बहुत से काम मैं करवा सका, उनके काम आ सका। उसका बड़ा संतोष है, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की भूमिका लोक सेवा प्रसारक की भूमिका है, जिसको अंग्रेजी में हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जी तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो एंटरटेनमेंट आखिर में है, जी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, जी सूचना, शिक्षा और अंत में मनोरंजन। तो आवाम की जी आवाज मैंने किया, उसके बाद और भी तमाम कार्यक्रम बनाए, जी तमाम सीरीज जैसे बनाई। बोले यूपी है, विज्ञान से ध्यान की ओर है, तो सर इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा, किस तरह के सीरियल रहे ये। आवाम की आवाज खत्म होने के बाद फिर बोले यूपी, इसका सेकंड फेज था। बोले यूपी में जी भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का था। उसमें भी जी हम कुछ लोग, जैसे मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए हड़ताल हो गई,
तो जूनियर डॉक्टर्स की अब महीनों चल रही है। तो उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हमने तब उस जमाने में केजीएमसी के वीसी का होते थे डॉक्टर महेंद्र भंडारी, उनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया और साथ में हमने बुलाया जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को, जिनका नाम था डॉक्टर देवाशीष शुक्ला। अब इस बात को भी 15-18 साल हो गए। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला इस समय जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में वो सीनियर डॉक्टर हैं। उस समय वो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष होते थे। उनको बुलाया, महेंद्र भंडारी जी को बुलाया और साथ में मैं बैठा, लाइव शो हुआ, लोगों की कॉल्स आई और उनसे कहा गया कि भाई अपनी हड़ताल वापस लीजिए। और वीसी साहब से बात की गई कि जो इनकी जेन्युइन मांगे हैं आप उनको क्यों नहीं मानते हैं। तो ये सारे काम हम करते थे। जिस विषय को लेकर जनता परेशान है तो जनता की आवाज बन के हम अथॉरिटीज से बात करते थे, उनकी समस्याओं को हल करवाते थे और जनता को और अथॉरिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाते थे। ये बोले यूपी में किया। विज्ञान से ध्यान की ओर का कॉन्सेप्ट दूसरा था, वो मेडिटेशन पर आधारित एक सीरीज थी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, विज्ञान से ध्यान की ओर। उसके 10 एपिसोड्स बनाए थे हम लोगों ने। तो वो बहुत रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, वो 2013 में उसे हमने बनाया था। जी सर। सर आपका एक और सीरियल आया था वंस मोर जी, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था? जो है गंभीर विषयों पर बात करते करते फिर ऐसा लगा कि साहित्य को प्रमोट करना भी हमारा काम है दूरदर्शन का। तो वो कविता का पहला रियलिटी शो था जिसमें हम बहुत भव्य सेट पर 5 कवियों को बुलाते थे और उसमें कुछ दर्शक होते थे और उन 5 कवि से वन बाय वन हम उनसे कविताएं सुनते थे और बहुत पसंद किया गया। मुझे लगता है लगभग 400-500 कवियों ने उसमें भाग लिया होगा, कवियों और शायरों ने। उसके बाद जब अभी लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में हम लॉकडाउन में वंस मोर नाम से वो प्रोग्राम लेके आए। उसमें हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी हमने। तो हमने कवियों से रिक्वेस्ट की थी कि इसी तरह से जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपने टेलीफोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें, लैंडस्केप मोड पर, और 3 से 4 मिनट की एक कविता अपनी रिकॉर्ड करके हमको भेज दें और हम उसे कंपाइल करते थे। मैं जाता था स्टूडियो और कोविड पर या जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उस पर बेस्ड एंकरिंग करते हुए, कविताओं को जोड़ते हुए लॉकडाउन के समय वंस मोर हमने टेलीकास्ट किया। तो लगभग 23-24 एपिसोड्स उसके भी टेलीकास्ट हुए। लोगों ने पसंद किया। सर आपको एक कंप्लीट ब्रॉडकास्टर के रूप में जाना जाता है। आप किसी भी कार्यक्रम की एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन सभी कुछ कर लेते हैं, यानी वन मैन आर्मी के रूप में आप काम बखूबी करते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। नहीं, आपकी बड़ी जर्रा नवाजी है जो आपने मुझे इस रूप में देखा समझा है। देखिए, कंप्लीट ब्रॉडकास्टर वही है जिसको इन सब विषयों का ज्ञान हो। एडिटिंग तो मैं नहीं कर पाता, वीडियो एडिटिंग वो मुझे करना नहीं आता, लेकिन हाँ स्क्रिप्टिंग मैं कर लेता हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो उस डॉक्यूमेंट्री का आलेख मैं खुद लिख लेता हूँ। और इसके अलावा डायरेक्शन तो हमारा काम है ही, लेकिन वॉइस ओवर भी मैं खुद कर लेता हूँ। और अगर एंकरिंग की आवश्यकता पड़े तो एंकरिंग भी मैं कर लेता हूँ, कमेंट्री भी कर लेता हूँ। तो ब्रॉडकास्टिंग में अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, अगर आप अपने आप को अपडेट आपने रखा है, अखबार आप रोज पढ़ते हैं और समसामयिक विषयों पर आपकी पकड़ है, लिखना आपको आता है, तो और आप अपने देखिए माध्यम को समझते हैं। टीवी के लिए हर आदमी लिख नहीं सकता जी, इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि वो उसमें शब्द जो है वो वाक्य छोटे होते हैं, सरल शब्दों का प्रयोग होता है। और आपने डॉक्यूमेंट्री में जो बात आप कह रहे हैं वो बात आपको दिखानी भी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि विजुअल्स आप जो बात कह रहे हैं उसमें विजुअल्स क्या दिखाएंगे जी। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्री का लेखन, जैसे एग्जांपल दूं आपको, मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जो डीडी नेशनल पे टेलीकास्ट हुई। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने आज से करीब 12-13 साल पहले बनाई थी बाबू राव विष्णु पराड़कर पर। पता नहीं मुझे दर्शकों ने उनका नाम सुना है या नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदरणीय बाबू राव विष्णु पराड़कर जी, जो भारत का जो हिंदी पत्रकारिता जगत है ना, वो उसके जनक हैं हिंदी पत्रकारिता के। उनका देहांत
50 के दशक में हो गया था। अच्छा। वो आजादी के आंदोलन के सूत्रधार भी थे, वो अच्छा। क्रांतिकारी भी थे और पत्रकार भी थे। उन पर जब मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो उनके घर में गया वाराणसी में, तो ज्यादा कुछ उनसे संबंधित मटेरियल उपलब्ध नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ चित्र उनके मिले पुराने, कुछ पुस्तकें उनकी मिली, पुरानी पुस्तकें मिली, उनके हाथ का बनाया हुआ मास्ट हेड पर जो वो अखबार निकालते थे, कुछ अखबार की प्रतियां मिली, उनके कुछ परिवारीजन मिले, और बाबू राव विष्णु पराड़कर जी पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। अब ये उतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में तमाम ऐसे शब्द हैं जो हिंदी पत्रकारिता को दिए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति अंग्रेजी में जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति शब्द बाबू राव विष्णु पराड़कर जी का दिया हुआ है। अच्छा। जैसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसके लिए ये 50-40 के दशक की बात कर रहा, 40-50 के दशक की बात कर रहा हूं। उस समय राष्ट्र प्रेसिडेंट के लिए तमाम शब्द चले थे, राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शब्द बाबू राव विष्णु पराड़कर जी का दिया हुआ है। अच्छा। बाबू राव विष्णु पराड़कर जी ने ही कहा था कि कोश को दो तरह से लिखा जाता है। कोश, एक में तालव्य शाह है, एक में मूर्धन्य है। तो एक कोश का मतलब होता है डिक्शनरी और दूसरे कोश का मतलब होता है कोषागार, जिसे कहते हैं धन से संबंधित, जिसमें धन संचय किया जाता है। जी। तो ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे विलक्षण व्यक्तियों पर जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आपको रिसर्च वर्क बहुत करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो मटेरियल बन के सामने आता है बहुत से लोगों की आंखें खोल देता है, खासकर हमारी यंग जनरेशन को, तो जिनको पता ही नहीं ऐसे लोगों के बारे में, तो उनके लिए बहुत जानकारी परक होता है, अच्छा होता है। जी सर, जैसे आज के जो यंग जनरेशन है, जो युवा है हमारे साथी, जो कलाकार हैं, जो आकाशवाणी से, दूरदर्शन से जुड़ना चाहते हैं, आर्टिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, पहले तो अपनी भूमिका हमें तय करनी पड़ेगी कि हम किस भूमिका में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो कलाकार बनने के लिए जो मूलभूत बातें किसी भी कलाकार में होनी चाहिए, आपको कला का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस, मान लीजिए अभिनय के क्षेत्र में जा रहे हैं तो अभिनय की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो एंकर बनने के लिए उसके मापदंड दूसरे होते हैं। आपको एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड व्यक्ति होना पड़ेगा, आपको उसके एक अलग मापदंड हैं। आपको अच्छे कपड़े पहनने होंगे, अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, आपको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए जी। आपका उच्चारण बहुत साफ होना चाहिए जी। ये आपको भूमिका तय करनी है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका में आना चाहते हैं तो आपको आपकी लेखनी पर पकड़ बहुत मजबूत होनी जरूरी है। अगर आप सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना जानते हैं तो आप स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हैं। तो क्या भूमिका आपकी है ये तय करते हुए आपको अपनी उन जो विशेषताएं हैं उनको निखारना होगा, उनमें पैनापन लाना होगा। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, आप इतना अच्छा बता रहे हैं तो मेरा मन हुआ कि और जाने थोड़ा कि अगर जो कलाकार हमारे उच्चारण या डिक्शन पे काम करना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे काम करना चाहते हैं, तलफ्फुज अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? उनको इस बात के लिए हमेशा सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। जब भी वो बोलें तो उनको ध्यान रखना होगा कि उनका उच्चारण जो है बिल्कुल ठीक हो। देखिए, अगर कोई ये सोचे, कोई कलाकार, कि जिस समय वो नाटक करने के लिए मंच पर उतरेगा उस समय वो ठीक से बोल लेगा और बाकी दिन भर वो लापरवाही के साथ बातचीत करता है अगर, और मंच पर पहुंचने के बाद अचानक उसका डिक्शन ठीक हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा, उसका पॉज, पिच, पेस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। इसकी लगातार हमको इसके बारे में जागरूक रहना होगा, इसका अभ्यास करना होगा और अपने मन में इस बात को फिट कर लेना होगा कि जब भी हम बातचीत करें तो हम इन मूलभूत बातों का ध्यान रखें कि हमें किस शब्द पर जोर देना है। हमारे सभी शब्द साफ साफ क्या सुने जा पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शब्द हमारा टूटा फूटा रहा हो, वाक्य
जब हम बोलना शुरू करते हैं और वाक्य बोलना समाप्त करते हैं, तो उसमें जो आरोह अवरोह है, जो ऊंचा नीचा जो आरोह अवरोह बनता है, जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं, वाक्य समाप्त करते समय जो अंतिम शब्द है वो शब्द संप्रेषणीय है या संप्रेषणीय नहीं है। तो जब तक कि इन मूलभूत बातों का ध्यान हम लोग नहीं रखेंगे और दिन भर नहीं रखेंगे, 24 घंटे सोने के अलावा सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, आप जब तक इन बातों का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगी। और इसके अलावा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है तृप्ति जी, वो जमाने लद गए जब, बहुत पुरुषों के संदर्भ में बात करूं तो बड़ी भारी, बड़ी हस्की और नमस्कार आकाशवाणी वाली लखनऊ केंद्र है, इस तरह से आप आवाज भारी करके बना के बोलें, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। या स्त्रियों के संदर्भ में कहूं तो बड़ी मीठी, मेलोडियस और मिश्री खुली हुई आवाज हो, वही सुरीली हो, वही आवाज अच्छी हो, ऐसा होता नहीं है। भगवान की बनाई हुई हर आवाज अपने आप में यूनिक है, सुंदर है। सबसे पहले आपको अपनी आवाज से प्यार करना होगा। अगर आप अपनी आवाज से प्यार करेंगे तो दूसरे भी आपकी आवाज से प्यार करेंगे। सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छी बात कहते थे। सुभाष चंद्र बोस ये बात कहते थे कि जब हम होठों से बोलते हैं तो बात केवल होठों तक पहुंचती है, जब हम गले से बोलते हैं तो बात केवल गले तक पहुंचती है, जब हम हृदय से बोलते हैं तो बात हृदय तक पहुंचती है। तो पहले हमें हृदय से बोलना सीखना होगा। बहुत खूब सर, हमें ये भी मालूम चला कि आप ड्रामा के भी ए ग्रेड आर्टिस्ट रहे हैं, तो कौन कौन से आपने नाटक किए, कौन सा चरित्र आपके लिए बड़ा यादगार रहा, कौन सा पसंदीदा नाटक रहा, उसके बारे में भी बताएं। आकाशवाणी में मेरा ए ग्रेड है और दूरदर्शन में बी हाई है। तो बहुत से नाटक किए थे जब मैं आकाशवाणी में था। इधर लंबे समय से मैंने ज्यादा नाटक नहीं किए हैं, लेकिन उस समय बहुत से नाटक किए थे। तो उसमें एक अंधा युग भी था। अच्छा जी, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग जी। तो अश्वत्थामा का कैरेक्टर उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था जी। उसको भी एक आध बार करने का मौका मिला मुझे। और वो इब्ने ईशा की एक नज्म है, अगर आपने सुनी हो तो, जब ये इब्ने ईशा की नज्म, हाँ मैं इसलिए आपसे जिक्र कर रहा था कि छोटी सी नज्म में ही पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कहानी आ सकती है। 2 मिनट की है, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं शेयर करूं। सर, हमें खुशी होगी, आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। इस नज्म को मेरे बड़े भाई विजय बनर्जी साहब बहुत अच्छी तरह से कहते हैं और मुझे भी नज्म बहुत अच्छी लगती है इब्ने ईशा की। इब्ने ईशा लिखते हैं, एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ, जी मचलता था हर एक शय पर मगर, जेब खाली थी कुछ मोल ले न सका, लौट आया लिए हसरते सैकड़ों, एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, ना रसाई का अब दिल को धड़का कहां, पर वो छोटा सा अल्हड़ सा लड़का कहां, पर वो छोटा सा अल्हड़ सा लड़का कहां। क्या बात सर, बहुत खूब सर। आपने विजय बनर्जी सर का नाम लिया, मुझे याद आ गई उनकी कि हमारे बीएनए में भी वो अक्सर क्लासेस लेने आते थे और इसी तरह की बहुत सारी मोनो एक्टिंग हमको करके सुनाते थे, दिखाते थे, बहुत अच्छा लगता था। ये उससे आपकी मुझे भी याद आ गई। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की, बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे गणमान्य लोगों का आपने साक्षात्कार लिया। अभी कुछ ही दिनों पहले हाल ही में हमने देखा भी था और सुना भी था, आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी साक्षात्कार लिया था, तो उनके साथ काम का कुछ अनुभव बताएं। बहुत अच्छा अनुभव था तृप्ति। वो दरअसल गोरखपुर में मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा खिचड़ी मेला लगता है जी। वो हर वर्ष 14 जनवरी को लगता है मकर संक्रांति पर।
योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां पर रहते हैं। तो उनके गुरु गोरक्षनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में वहां पर ये मेला लगता है। तो हम दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से उस मेले का सजीव प्रसारण करते हैं सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। और उसके पहले 10 बजे के पहले 9:30 बजे से 10 बजे तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत, साक्षात्कार उसको दिखाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हम 1-2 दिन पहले कर लेते हैं। और खास बात उस साक्षात्कार की ये होती है, ये सिलसिला पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। और विशेषता ये होती है इस बातचीत की कि ये बातचीत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, बल्कि गुरु गोरक्षनाथ के जो पीठाधीश्वर हैं, वहां के जो पीठ के अधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ होती है। तो जो हमारा मूल मुद्दा होता है, जो हमारी मूल बातचीत के बिंदु होते हैं, वो भारतीय धर्म और संस्कृति होती है। उसमें राजनीति की बातें कम से कम होती हैं, अधिकतर बातें धर्म और संस्कृति की बातें होती हैं, क्योंकि हम भारत की प्राचीनतम सभ्यता हैं। हम उस सभ्यता के संवाहक हैं जिसकी जीडीपी 1500 एडी तक 66% थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करती हैं? और ये मैं क्या आपसे बात कह रहा हूं, हम उस सभ्यता के निवासी हैं, हम उस संस्कृति के निवासी हैं जिसकी जीडीपी, आज जो जीडीपी गिरकर बहुत कम हो गई है, वो पहली शताब्दी से लेकर, पहली 1 एडी से लेकर 1500 एडी तक, यानी 15वीं-16वीं शताब्दी तक पूरी विश्व की जीडीपी की 60% से अधिक जीडीपी हमारी होती थी। विश्वास आपको न हो तो ओईसीडी नाम की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके 32-33 सदस्य देश हैं। उसने स्टडी कराई थी सन 2000 में, तो उसमें ये बात उभर के सामने आई। उस स्टडी का महत्व ये था, स्टडी का मूल ये था कि विश्व की 10 प्रमुख जो देश हैं जिनकी जीडीपी पहली शताब्दी, 1 एडी से लेकर अभी 2000 एडी तक क्या स्थिति है। तो 1500 सालों तक हमने दुनिया में हमारी क्या स्थिति थी, आप समझ रही हैं। तो हम उस संस्कृति के संवाहक हैं। अब वो दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 300-400 वर्षों में सब कुछ बदल दिया गया और हमें यह बताया गया कि हम प्रिमिटिव लोग हैं और हमको वास्को डिगामा ने खोजा था 1498 में। गोया कि उसके पहले हम कहीं पर्वत में, कंदराओं में कहीं छुपे रहे होंगे, और अगर जनाब वास्को डिगामा, आदरणीय श्रीमान वास्को डिगामा तशरीफ न लाए होते तो हम शायद कहीं पड़े होते जंगलों में। और हम प्रिमिटिव लोग हैं और हमें कुछ पता नहीं है और हम अनसिविलाइज्ड हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो एक नैरेटिव पूरा बनाया गया पिछले 200-300 सालों में, खासकर पिछले 70-80-90 बरस में, उस नैरेटिव, असली नैरेटिव को जनता के सामने लाने के लिए भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय मेधा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान के बारे में दुनिया को अवगत कराने के लिए हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, क्या कहें, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के साथ मेरी बातचीत होती है धर्म और संस्कृति पर। और इसके अलावा राज्यपाल महोदया के साथ एक विशेष बातचीत हो चुकी है। इसके पहले के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी के साथ नियमित बातचीत हर वर्ष हुआ करती थी और प्रदेश सरकार के कई माननीय मंत्रियों के साथ बातचीत होती रही है। संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जो स्वयं वाराणसी के हैं, छात्र नेता रहे हैं, उद्भट विद्वान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के साथ भी बातचीत हमारी दूरदर्शन में हुई है। लेकिन ये सिलसिला जो चल रहा है पिछले 31-32 वर्षों से, 1988 से ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2020 तक लगातार जारी है, तृप्ति, उसमें जो सबसे रोचक बातचीत मेरी शुरुआती दौर की है, मैं उसके बारे में शेयर करूं आपसे। 1989 की बात है, 1989। बहुत बड़े गायक पंडित भीमसेन जोशी जी लखनऊ आए हुए थे जी। वो कार्ल्टन होटल में रुके हुए थे। मुझे उन दिनों बहुत शौक था जो बड़े लोग, बड़े कलाकार लखनऊ आए, उनसे बातचीत करने का।
तो हमारे पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर होता था, कोनी का टेप रिकॉर्डर, वो लेके मैं कार्ल्टन होटल पहुंच गया और मैंने उनसे कहा कि पंडित जी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, वो एक नौजवान 21-22 साल का नौजवान, उन्होंने देखा, बोले कि मैं बिजी हूँ और व्यस्त हूँ, मैं बातचीत नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा पंडित जी मुझे तो बातचीत करनी है आपसे, मतलब नहीं हो पाएगी का कोई मतलब तो गुंजाइश नहीं है, मैं तो हाँ। बातचीत करूंगा आपसे। वो बाल हट पे मैं मतलब तुल गया। उन्होंने कहा नहीं अभी आप जाओ, अभी आप जाइए, मैं व्यस्त हूँ। हमने कहा नहीं आप व्यस्त हैं कोई बात नहीं, मैं खाली हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ इसी कमरे में आपके पास, जब आप समय देंगे तो हम बातचीत कर लेंगे। तो उन्होंने जी। देखा कि ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुम आज जाओ, कल सुबह 11 बजे आना। तो मैं हाँ। अगले दिन सुबह 11 बजे फिर पहुंच गया अपना सवेरे सवेरे। और वो हम्म। स्कूटर थी मेरे पास एक छोटी सी, अपना झुका हाँ। के उसे स्टार्ट करते थे वेस्पा को, किक मारी, बैठे हो, फिर कार्ल्टन होटल पहुंच गए। उन्होंने फिर देखा जी। अरे ये तो फिर आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या पूछना है। तो मैं तैयारी करके गया था और फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू की और करीब 15-20 मिनट बहुत अच्छी बातचीत हुई। उसमें जो सबसे रोचक बात पंडित भीमसेन जोशी ने बताई, जो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छा गायक बनने के लिए, जी। तो बाकी बातें जो उन्होंने बताई वो तो अपनी जगह हैं कि मतलब सुर को साधना होता है, रियाज करनी होती है, वगैरह वगैरह। उन्होंने एक बात ऐसी कही जो सुनकर मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छे गायक को अच्छा पहलवान भी होना चाहिए, और अच्छा। ये जो पोर्शन है ना, ये नेक हाँ। वाला, गर्दन हाँ। वाला, रीढ़ की हड्डी का, ये पोर्शन उसका बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर ये पोर्शन मजबूत नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, गर्दन मजबूत नहीं होगी, तो लंबे समय तक आप बैठकर गा नहीं सकते। अच्छा। बड़े लोग, उनकी बड़ी बातें, जी। वो लोग भी चले गए, और लेकिन जो बातें वो बता गए हैं वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण। तो सर ये तो बात हुई जो आपने अब तक साक्षात्कार लिए, तो जब आज आपका साक्षात्कार लिया जा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और साक्षात्कार लेना और साक्षात्कार देना दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत से बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जी। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की फील्ड में, जी। और ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं, आरजे जी। बनना चाहते हैं, टीवी एंकर बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं। जी। तो दूरदर्शन में इंटर्नशिप के लिए बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं तमाम संस्थानों पे, तो उनसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से थोड़ा बहुत कुछ इनपुट उनको मिलेगा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा सर। लगेगा। बिल्कुल सर, बहुत जी अच्छे से आप हर बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी इसका लाभ उठाएंगे। सर आपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी काम किया है, बीबीसी जी वगैरह के साथ, जी तो उनके साथ कार्य करने की प्रणाली कैसे रही, कैसे जुड़े, किस तरह से काम होता है, उसके बारे में बताएं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, दूरदर्शन का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था। तो जी। वो आगरा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बनाई थी। जी। यानी आगरा में, ये करीब 14-15 साल पुरानी बात है, तो जी। आगरा में अन्य किसी महानगर की तरह बहुत कूड़ा निकलता है, लेकिन उस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाता है। तो वहां पर एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, ज्यूरिस्ट, उनका नाम था एमसी मेहता। एमसी मेहता साहब ने बहुत सी पीआईएल्स की थी, जनहित याचिकाएं की थी, और काफी हद तक उसी पर सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम आदेश आए हैं, उसी के बाद आगरा के आसपास बहुत परिवर्तन हुआ, ताजमहल के आसपास बहुत परिवर्तन हुआ, और इको फ्रेंडली तमाम चीजें वहां पर शामिल की गई। तो लिविंग इन द शैडोज ऑफ ताज, ताज के साए में नाम की फिल्म थी। वो फिल्म एलेक्स गैबी के साथ मिलकर बनाई थी हम लोगों ने, और उसके बाद उसे दूरदर्शन पर भी दिखाया गया था और जी। बीबीसी के लिए भी गई थी। इसके अलावा मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मौसम से लड़ता लखनवी आम। और अच्छा। ये डॉक्यूमेंट्री, हाँ, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एबीयू एक संस्था है, जी। उसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, मलेशिया में। तो अच्छा। उसमें तमाम सदस्य देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, मंगोलिया है। तो सभी देशों के ब्रॉडकास्टर्स गए थे, मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो ये मेरी डॉक्यूमेंट्री मौसम से लड़ता लखनवी आम, उसको उसमें दिखाया गया था। तो क्या बात। आम, जो दशहरी आम लखनऊ का है, उसकी महक मलेशिया कुआलालंपुर तक गई थी।
डॉक्यूमेंट्री पसंद की गई थी। वो पेस्टिसाइड्स पर थी, जो बहुत पेस्टिसाइड्स हम लोग झोंक देते हैं और आम जहरीला हो जाता है, उसके अंदर की सतह तक वो पेस्टिसाइड्स पहुंच जाते हैं। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और इन पेस्टिसाइड्स का क्या उसके ऊपर बुरा असर होता है, उसको मिलाते हुए दशहरी आम की मिठास को एक्सप्लेन करते हुए और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को एक्सप्लेन करते हुए और बीच में बैलेंस बैठाते हुए वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। सर, आज के दौर में देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, उनकी एक होड़ सी लग गई है, कंपटीशन सा हो गया है हर चैनल में। तो ऐसे समय में आप दूरदर्शन को कहाँ देखते हैं? क्या खास बातें हैं जो दूरदर्शन को अब भी इन प्राइवेट चैनल से अलग ही रखता है? अच्छा, प्राइवेट चैनल और दूरदर्शन की बात में अगर मैं दूरदर्शन के पक्ष में बोलूंगा तो ये बात इसलिए न मानी जाए कि मैं दूरदर्शन में काम करता हूं, इसलिए दूरदर्शन के पक्ष में बोल रहा हूं। दरअसल क्या है तृप्ति, कि अगर आपको सादा खाना दिया जाए जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जैसे लौकी की सब्जी बनाई जाए या तरोई की सब्जी बनाई जाए, जो सुपाच्य भी होगी और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, उसकी तुलना में अगर आपको बहुत जबरदस्त तड़का लगी हुई दाल दी जाए जिसके ऊपर कड़वा तेल, सरसों का तेल तैर रहा हो और जीरा तैर रहा हो, और ये समझ में आ रहा हो उस दाल को देखने पर कि इसे खाने के बाद पेट में जलन होगी, लेकिन बहुत स्वाद बहुत अच्छा आएगा, तो आदमी वो तड़के वाली दाल की तरफ भागता है, लौकी और तरोई की सब्जी को नापसंद करता है। बस यही फर्क है प्राइवेट चैनल्स में और दूरदर्शन में। दूरदर्शन हमेशा से उसका दूरदर्शन का हमेशा से मोटो बहुत सीधा सा है, हम लोक सेवा प्रसारक हैं, हमारा काम सनसनी पैदा करना नहीं है। अगर प्रिंस बोरवेल में गिर जाता है और प्रिंस के बोरवेल में गिरने के बाद देश के सभी चैनलों की ओबी वैंस 24 घंटे तक प्रिंस ने कितना खाया, कहां तक पहुंचा, खुदाई कितनी हुई, या अब आजकल के हालात देख लें, अब उस पर क्या टिप्पणी की जाए। बहुत दुखद है, अफसोस इस बात का है कि सब कुछ तो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन टीआरपी की अंधी दौड़ ने इन चैनल्स को इनके उद्देश्य से भटका दिया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो न्यूज चैनल्स में काम करने वाले लोग हैं वो सब पेशेवर पत्रकार हैं, बहुत जानकार पत्रकार हैं, बहुत समझदार पत्रकार हैं, वो कभी प्रिंट मीडिया में रहे हुए पत्रकार हैं, लेकिन हर गुरुवार को टीआरपी नाम की जो चीज आती है, जिस टीआरपी के आधार पर विज्ञापन आपको मिलते हैं, और उसने सब कुछ पता नहीं क्या छिन्न भिन्न कर दिया है। मतलब टीवी पर युद्ध होते हैं, टीवी पर लड़ाई होती है, बिल्कुल कोई तय करने वाला नहीं है कि न्यूज आप क्यों नहीं दिखाते, आप किसी एक इशू को लेकर उड़े चले जा रहे हैं, और जब काबू करने की बात होती है, कंट्रोल करने की बात होती है, तो जितने मठाधीश हैं प्राइवेट चैनल के, जितने तथाकथित एडिटर इन चीफ हैं, वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात होने लगती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर का जो अधिकार है उसमें हनन की बात शुरू हो जाती है, और सरकार जो है हमारा मुंह बंद कर रही है। अरे आपका मुंह जब खुल रहा है तो उससे निकल क्या रहा है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा, और अगर आप समझदार हैं तो आपको बात समझनी चाहिए। और टीआरपी की अंधी दौड़ में इस देश को जो है बलि का बकरा मत बनाएं, इस देश की जनता को, इस देश की जनता को वो सब कुछ न दिखाएं जो वो देखना नहीं चाहती, लेकिन आप ये तर्क देते हैं चूंकि वो देखना चाहती है इसलिए हम दिखा रहे हैं। हम ये कहते हैं चूंकि आप दिखा रहे हैं इसलिए जनता देख रही है, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूरदर्शन के साथ इन चैनल्स की बराबरी या कोई होड़ या प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती। दूरदर्शन भारत सरकार का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। जब से वो बना है 1959 से, तब से यानी कि 41 और 20 पिछले 61 सालों से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ही देता आया है, और भारत का जनतंत्र जो मैच्योर हुआ है उसको मैच्योर करने में दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं मानता हूं। सर, बहुत सुंदर बात कही आपने और बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। आपको सर यश भारती सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, काफी सम्मानों से नवाजा गया है। तो ये सब पुरस्कार मिलने के बाद, सम्मान मिलने के बाद आपकी कार्यप्रणाली में क्या कोई अंतर आया, या किस तरफ की तैयारी है, क्या कुछ नया करने की तैयारी है, क्या आपकी लिस्ट में ऐसा बचा है जो अब
आप करने जा रहे हैं या करने वाले हैं? अभी तो खूब पढ़ने का मन करता है, और खासकर जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, वो उसकी विशालता के बारे में, उसकी सघनता के बारे में, उसकी गहराई के बारे में बहुत कुछ जानने का मन करता है। तो ये भी है ना कि जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं होगा। तो अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अपने ज्ञान में थोड़ी अभिवृद्धि नहीं करेंगे, तो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में आपको अपडेटेड रहना, बार बार मैं कहता हूँ, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी होता है। तो पढ़ने लिखने पर आजकल थोड़ा जोर दे रहा हूँ, और लॉकडाउन में वंस मोर मेरा आखिरी प्रोग्राम था। उसके बाद से कुछ विशेष अभी शुरू नहीं हो पाया है। कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिमाग में प्लानिंग चल रही है। वक्त आने पर शायद जल्दी ही कुछ नया कार्यक्रम शुरू कर सकूं। और जहां तक सम्मान मिलने की बात है, तो सम्मान जब मिलता है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है, और आप ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके काम को अगर सराहा जाए और सरकार अगर सराहे, तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितने जिम्मेदार थे, आने वाले समय में उससे अधिक जिम्मेदार हो जाइए। जी सर, अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के बाबत हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा है। मतलब भारतेंदु नाट्य अकादमी तो लखनऊ के लिए बहुत वरदान है, और इसने अद्भुत कलाकार इस अकादमी ने दिए हैं। और मुझे याद है महानगर में जब छोटे से घर में ये अकादमी चला करती थी जी, तो मैंने तभी इसको देखा था, और यहाँ के कुछ कलाकार मेरे दोस्त भी हुआ करते थे उस जमाने में। तो वहां से इस भव्य व्हाइट हाउस तक की यात्रा, बीएनए के व्हाइट हाउस की यात्रा तक मैंने इसको देखा है बहुत करीब से। राज बिसारिया साहब को देखा है, उनसे बातें की हैं, और रमेश गुप्ता जी का ये जो कार्यक्रम है, जो सोच है, और संस्कृति विभाग के अधिकारियों की, माननीय मंत्री महोदय की जो सोच है, और रंग समागम कोरोना के समय घर में बैठकर ये जो समागम हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ हृदय की अतल गहराइयों से, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे से सारी बातें बताई, इतने सुंदर तरीके से समझाया। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी की तरफ से कि आपने इतने व्यस्त क्षणों में से हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तृप्ति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भारतेंदु नाट्य अकादमी से जुड़े हुए सभी कलाकारों को, उनके अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अधिक धन्यवाद बहुत पेशेंस के साथ इस रिकॉर्डिंग को संपादित करने वाले आशुतोष जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।